यूटिलिटी या बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा बहुत ही सही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है यूटिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की भी। तो अगर आपने यही याद कर लिया ना तो इनफ है, सब कुछ याद नहीं करना है आपको। अगर किसी कंपनी को इंटरनेशनली जाना है, बहुत बड़ा जाना है, सबको दिखाना है, मतलब फंडिंग इंडिया की कंपनी को इंडिया से ही नहीं लेनी, अगर बाहर से भी लेनी है तो उसको IFRS फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर था, 2 मार्क्स में आता है और है इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे के लिए भी इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें 3 चीजें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS और इंडियन AS। अब ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसमें 3 चीजें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS और इंडियन AS। अब ये क्या होते हैं इनको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहली चीज एक एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। देखो यार, एग्जांपल से मैं शुरू तो कर ही सकता हूं, लेकिन एक काम करता हूं, पहले मैं तुम्हें थ्योरेटिकली सिर्फ 2 मिनट में चीजें बता देता हूं, पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूं क्या चीज है। देखो, सबसे पहली चीज जो यहां पे इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरी चीज जो अपन यहां पे देखेंगे वो है IFRS। IFRS क्या है लिख ही देता हूं मैं, इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है IND यानी IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब है तो तीनों के तीनों रूल्स। कौन से रूल्स? जिसके थ्रू आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। छोटे छोटे से डिफरेंस है, पहले तो ये देख लेते हैं किसने क्या दिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके ICAI ने दिए हैं। ICAI इज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आपके दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS किसने दिया? तो ये दिया आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। पूरा लिख दूं मैं यहां पे, इट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिए। और तीसरी चीज है इंडियन AS। ये क्या है? अब ये जो IFRS है ना, ये इंटरनेशनल है, इन्हीं का ये इंडियनाइज्ड वर्जन IND-AS कहलाता है। इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS इज कॉल्ड इंडियन AS या IND-AS, ठीक है। ये किस तरह? तो ये तो मतलब ये बेस्ड है IFRS पे ही, लेकिन दे आर नोटिफाइड अंडर एक एक्ट है विच इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये इसके अंदर नोटिफाइड होते हैं। अब देखो, इतना तो ये बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक और छोटी सी चीज बता देता हूं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये किस पे बेस्ड है? तो बेटा ये रूल बेस्ड है, ये रूल्स पे बेस्ड है। ये जो इंडियन AS है ये प्रिंसिपल बेस्ड है। किस पे बेस्ड है ये है प्रिंसिपल बेस्ड, ठीक है। अब देख यार, इसमें तेरे को कुछ समझ आया हो या नहीं, मैं बस बेसिक बता रहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI ने दिए हैं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रूल बेस्ड है। IFRS इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी IASB ने ये दिया। और उसके बाद इंडियन AS जो है नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कुछ लिमिटेड लोगों को ये फॉलो करने रहते हैं, वॉलेंटरीली कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन बेसिकली 2 कंपनीज हैं जिनको ये फॉलो, बेसिक बता ही देता हूं कौन कौन सी है, जो मैं सोच रहा था आगे बताऊंगा, लेकिन सुनो। तो 2 कंपनीज है, एक कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर हो, जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर हो, उसको तो ये फॉलो करना ही है इंडिया में। दूसरा, जो कंपनीज BSE और NSE पे लिस्टेड है। BSE और NSE पता है आपको क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस जिसके शेयर्स आप खरीद सकते हो। तो BSE NSE पे जो कंपनीज लिस्टेड है ना, जो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, इनको तो ये फॉलो करने ही हैं, ठीक है। ये था बेसिक। जितना भी तुम्हें समझ आया उतना अपने दिमाग में रखो, बस बेसिक बताना मेरा फर्ज था।
अब इसके आगे मैं बढ़ूंगा और एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझते हैं कि क्यों फॉलो करने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहली हमारे पास स्लाइड आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। देखो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इंडिया में फॉलो होते हैं, रूल बेस्ड हैं। अब ये हैं क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को आप जानते हो, हूबहू यही बंदा शार्क टैंक में गया फंडिंग लेने, है ना। तो जो अश्नीर ग्रोवर हैं ये बैठे थे, इन्होंने इससे कुछ सवाल जवाब किए, देखा होगा, पूछा होगा कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो इसने बोला कि मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाता हूं। ठीक है, मतलब इंडिया में जो भी लोग अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह। इसने देखी, इसको समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि ये भी इंडियन, ये भी इंडियन, ठीक है, दोनों अपना बैठे मस्त तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इंडिया में इसको फंडिंग चाहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसके सारे के सारे अब क्या रूल्स है ना, रूल्स हैं तो वो यूनिफॉर्म होंगे। मैंने आपको कल प्रिंसिपल्स जब मैंने पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था यूआरसीसी। यूआरसीसी क्या था, जो प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं वो ये चार चीजें करते हैं। क्या यूआरसीसी का फुल फॉर्म क्या था कि भैया अकाउंट्स को यूनिफॉर्म बनाएंगे, रिलायबल बनाएंगे, कंपेरेबल बनाएंगे और कंसिस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, मतलब सारी अकाउंट्स की बुक है, उस पर रिलाय भी कर सकते हो आप, वो यूनिफॉर्म भी है, मतलब सारे बिजनेसेस की सेम है एक तरीके से, कंपेरेबल है, एक से दूसरे बिजनेस को कंपेयर किया जा सकता है, और कंसिस्टेंट है, मतलब हर साल वो जो बुक्स बन रही हैं वो सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही बन रही हैं। समझ में आई बात। तो ये वाली सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है भाई कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से आपकी सारी बुक्स में ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। तो अब इस बंदे के लिए, अश्नीर ग्रोवर के लिए, कोई सा भी बिजनेस आ जाए, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है तो वो कंपेरेबल होगा, रिलायबल होगा, सारी चीजें वो देख सकता है। इसके अलावा कोई और भी आ जाए तो वो सारी चीजें ये देख सकता है। लेकिन अगर अपन बाहर के शार्क टैंक की बात करें तो शार्क टैंक एक्चुअली तो यूएस में ही स्टार्ट हुआ, है ना। तो यूएस शार्क टैंक की बात करो, अच्छा मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं कि यूएस में आईएफआरएस चलता है, नहीं, पूरे वर्ल्ड में आईएफआरएस फॉलो होते हैं। अगर किसी कंपनी को इंटरनेशनली जाना है, बहुत बड़ा जाना है, सबको दिखाना है, मतलब फंडिंग इंडिया की कंपनी को इंडिया से ही नहीं लेनी, अगर बाहर से भी लेनी है तो उसको आईएफआरएस फॉलो करने पड़ेंगे। ये वो रूल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए समान है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल जो इंडिया में समान है सारे बिजनेसेस के लिए, लेकिन आईएफआरएस वो रूल्स जो पूरे वर्ल्ड में, एक कंपनी अगर आईएफआरएस फॉलो कर रही है तो वो अपनी बैलेंस शीट पूरे वर्ल्ड को दिखा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे एक बंदा आया उन शार्क टैंक के, उन शार्क्स के पास, और उसके पास जो उसने बुक्स थी उसमें उसने फॉलो किए थे आईएफआरएस। तो ये इनको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। दोनों स्लाइड्स को ध्यान से देखो, यहां पे ये जो डॉली आया इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए थे जो इंडिया में वैलिड है। ठीक है भैया, इसको समझ में आ गया। ठीक है, वहीं ये शार्क भी नहीं है, यहां पे शार्क भी चेंज हो गया। ठीक है, वहां पे वहां के शार्क्स हैं और उसके बाद वहां का ही बिजनेस है, इस बिजनेस ने आईएफआरएस फॉलो किया है, इनको समझ में आ गया। समझ में आई बात। अब तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। अगर इन शार्क्स के पास, मतलब फॉरेन में फंडिंग लेने के लिए अगर डॉली चला जाए, है ना, डॉली आजकल भाई बहुत फेमस है, आपको बताया ना, बिल गेट्स को चाय वाय पिला दी इसने, है ना। इसलिए आप भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीजें अच्छी तरह पढ़ो, ताकि हो सकता है आगे फ्यूचर में जाके आपको इसकी अकाउंटिंग करनी पड़े। पता चला आप भी ऐसे वापस आओगे, बोलोगे पता नहीं मैंने किसका अकाउंटिंग किया, कोई फॉरेन का बंदा था, लेकिन जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि वो डॉली है ना। तो आप अच्छे से पढ़ो ताकि आप इसकी और अभिनव अरोड़ा जैसे लोगों की अकाउंटिंग कर सको। एनीवे, देखो अब ये बंदा चला गया फॉरेन में, ठीक है। अब ये जो शार्क्स यहाँ पे बैठे, इसने क्या फॉलो किया था, अपन ने देख लिया सर, इसने तो एएस फॉलो किए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए थे, जो तो इंडिया के रूल्स है। अगर इंडिया के रूल्स फॉलो करके ये बंदा बनाएगा तो इनको तो समझ में आने से रही कोई बात, और अगर इनको समझ में नहीं आएगी तो ये फंडिंग कैसे देंगे। ये प्रॉब्लम्स आती थी इंडियन कंपनीज के साथ कि वो फॉलो तो करते थे रूल्स, लेकिन इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करते थे। अब अगर कभी बाहर इंडिया के वो फंडिंग लेने जा रहे हैं या कुछ भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए जा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता था उन लोगों के लिए इनके अकाउंट्स को समझना, है ना। इसीलिए आया इंडियन एएस। अब ये इंडियन एएस क्या है, देखो बाहर आईएफआरएस तो चल ही रहा था, आईएफआरएस तो सबको समझ में आता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमने आईएफआरएस का ही एक इंडियनाइज्ड वर्जन, मतलब समझो ट्रांसलेट कर दिए इन लोगों को इंडिया की भाषा में। ठीक है, आईएफआरएस को इंडिया की भाषा में ट्रांसलेट कर दिया और वहां से बन के आ गए हमारे पास इंडियन एएस।
समझ में आया? ये है IFRS ही और इंडिया में अप्लाई होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, मतलब देखा जाए तो इनको चेंज कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में, थोड़ा सा ऐसे टर्म्स में कि इंडिया का बिजनेस भी इसको अडॉप्ट कर पाए इन रूल्स को। समझ में आई बात? तो अगर इंडियन बंदा बाहर जा रहा है कभी मतलब ये फंडिंग वगैरह लेने, या इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर अगर वो ग्लोबली जाके फंडिंग ले रहा है या सेल्स कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, अगर वो IND-AS फॉलो करेगा, IND-AS फॉलो करेगा, तो भी वो चीज सबको समझ में आ जाएगी। ही नीड नॉट टू फॉलो IFRS। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, इसने AS फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाए है ना, तो सर ये IFRS फॉलो करके भी बना लेता, क्या दिक्कत थी? दो तरीके के अकाउंट्स बना लेता। तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें, अलग अलग रूल्स लगा के आप पूरी पूरी अकाउंटिंग कैसे कर सकते हो? बार बार हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रूल्स फॉलो करोगे तो वो नहीं कर सकते आप। इसीलिए इन दोनों के बीच का रास्ता ढूंढना था, एंड इन दोनों के बीच का रास्ता इज IND-AS। ठीक है, कि रूल्स भी फॉलो हो गए और फाइनेंशियल मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी मैच हो गए। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये तीन चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टर्म विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अभी आपको समझ में आ गया रूल्स है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बी डिफाइंड एज रिटन स्टेटमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। बेसिकली ये ICAI की बात कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में ICAI इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है, ये क्या देता है ICAI? तो भाई यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस देता है सारे बिजनेसेस के लिए, ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी तरह बना पाए। आई होप आपको वहां से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वाली चीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी या बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा बहुत ही सही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी मैंने तुम्हें एक एक्रोनिम से याद करवाया था, अब भी मैंने लिखा भी था, फिर से मैं लिख देता हूं, URCC। चाहो तो आप ये याद कर लो, यूनिफॉर्मिटी, R से क्या था तुम बताओ? यूनिफॉर्मिटी, R से क्या था? रिलायबिलिटी, उसके बाद C से कंसिस्टेंसी, और लास्ट वाले C से कंपैरिजन। तो ऐसी चीज जिससे URCC हो जाए, यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, कंपैरिजन और कंसिस्टेंसी, अगर ये चार चीजें फॉलो हो रही हैं, यही है यूटिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की भी। तो वैसे क्या ये 2 या 3 मार्क्स के टॉपिक में आता है, तो अगर आपने यही याद कर लिया ना तो इनफ है, पर फिर भी मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं, ताकि आपको अगर पूरी पूरी चीजें याद करनी हो तो आप पूरा कर लें। यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहला बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी मतलब पहले तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो, और सही चीज है, इस पे आप डाउट नहीं करोगे कभी भी कि यार अगर रूल्स को फॉलो कर रहा है तो चीजें रिलायबल और क्रेडिबल होंगी। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स, बिकॉज वेरियस ग्रुप्स मतलब यहां की बॉडी कुछ और बोल रही है, इंडिया का अश्लील ग्रोवर कुछ और बोल रहा है, वहां का शार्क कुछ अलग बोल रहा है, भाई तुम्हारे अकाउंट्स में दिक्कत है, तो इस चीज को सॉल्व कर देते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ up on the basis of accounting standards will be accepted by all the groups। जो भी अगर इंडिया में बैंक है, गवर्नमेंट है, तुम किसी से लोन लेने जा रहे हो वो है, कोई कस्टमर है, जो भी है, सबको एक्सेप्टेबल होंगे तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज यू आर मेकिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप रूल्स फॉलो करके ही उनको बना रहे हो। तीसरी चीज, ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने रूल फॉलो किया है ना तो ऑडिटर आ रहा, ऑडिटर कौन होता है? जो चेक करता है आके, आपने बैलेंस शीट बनाई, एक ऑडिटर को आप हायर करोगे, जो जरूरी है कंपनीज एक्ट के अंदर हायर करना कुछ कंपनीज के लिए, तो आके देखता है कि भैया आपने जो बुक्स बनाई है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो वो सही या गलत किसके बेसिस पे देखेगा? सही गलत होता क्या है, कानून के बेसिस पे ही तो देखेगा ना कि आपने सही किया या गलत किया। ऐसे तो आप कल को किसी का मर्डर कर दो, बोलो मुझे पता ही नहीं था कि मर्डर के ऊपर सजा भी होती है, मेरे को तो लगता था कर लेते हैं ऐसे थोड़ी होता है। तो रूल के ऊपर ही तो बेस्ड होगा ना भाई, मर्डर करना एक रूल है कि भाई नहीं करना है आपको किसी का, तभी तो आपको सजा मिलेगी ना। तो वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स है, तो आपने अगर गलत फॉलो किया तो ऑडिटर उसको पकड़ लेगा। हेल्पफुल टू ऑडिटर्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स और ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑडिटर को आसान हो जाएगा फ्रॉड को देखना कि भाई इसने फ्रॉड किया है या फिर कोई भी इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया है, आपको बताना चाहिए थी कोई चीज आपने नहीं बताई है, तो ऑडिटर विल बी श्योर कि हाँ यार ये चीज की गड़बड़ हुई है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हो।
तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, मैंने आपको बता ही दिया, यूआरसीसी में भी ये दोनों वर्ड्स आए, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी में ये हेल्प करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो ना तुम लोग? कंसिस्टेंसी मतलब हर साल आप सिमिलर टाइप के ही वो जो बैलेंस शीट बना रहे हो, आप सेम ही तरीके से हर साल प्रॉफिट निकाल रहे हो, बैलेंस शीट सेम तरीके से ही आप हर साल बना रहे हो, दिस इज कंसिस्टेंसी। कंपेरेबिलिटी मतलब आपकी बैलेंस शीट पास वाली कंपनी की बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकता हूं मैं, और कब कब कंपेयर कर सकूंगा? जब दोनों सेम होंगी ना, मोस्टली आप दोनों ने सेम रूल्स फॉलो किए, तभी मैं कंपेरेबल रखूंगा उसको, तभी कंपेयर कर सकता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स, रूल्स फॉलो करोगे तो फ्रॉड और मैनिपुलेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। आप मन मर्जी से तो छोड़ो, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप वैसे ही इस चीज को नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर हेलमेट पहनना सॉरी रूल है कि आपको हेलमेट पहन के ही जाना है, तो हमेशा ही हेलमेट पहन के ही जाओगे ना, कभी आप फंसोगे ही नहीं किसी फ्रॉड और मैनिपुलेशन में। समझे आप बात को? तो ये सारे थे यूटिलिटी या फिर बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो यूआरसीसी है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा यही यूटिलिटीज, यही पांचों चीजें जो हैं, ये आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूटिलिटीज ले सकते हो, इंडीएस की भी यही यूटिलिटीज है, आईएफआरएस की भी यही यूटिलिटी है। भाई रूल है, अगर आप फॉलो करोगे, रूल ही है तीनों, अलग अलग जगह हैं बस, है ना, तो तीनों रूल्स की यूटिलिटी सेम ही रहेगी। सो यू नीड टू लर्न ओनली दिस स्लाइड, और लर्न करनी है भाई, जरूरी है ये। अगर ये आपने याद कर लिया तो आप 3-4 आंसर्स अगर बना के आप इसी में से ही लिख सकते हो। यूटिलिटीज एंड बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूटिलिटीज एंड बेनिफिट्स ऑफ आईएफआरएस एंड यूटिलिटीज बेनिफिट्स ऑफ इंडीएएस, सब यही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं। और ले लिया स्क्रीनशॉट, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखो अब क्या है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस किस को फॉलो करने चाहिए? तो सबको ही फॉलो करने चाहिए। सिर्फ जो बहुत ही छोटे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है ना, जैसे कोई एक बंदा है जिसका एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, कि वो डॉग्स को खाना खिलाता है, तो उसके पास कुछ फंडिंग आती है, कोई लोग डोनेशन देके जाते हैं और वो पूरा का पूरा डॉग फूड खरीद के कुत्तों को खिला देता है। ठीक है, तो बहुत छोटा, और ये भी बहुत छोटे लेवल पे अगर वो कर रहा है, कोई दुकान नहीं बना दी उसने, है ना, कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, छोटा सा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक्सेप्ट उसके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, except the purely charitable organizations which do not have any commercial, industrial और business activity। ना वो डॉग फूड बना रहा है, ना वो डॉग फूड बेच रहा है, और ना ही वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। अगर वो तीनों चीजें नहीं कर रहा है, सिर्फ वो प्योर चैरिटी का काम कर रहा है, तो उसको छोड़ के बाकी सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही हैं। Except purely charitable organizations which do not have any commercial, industrial and business activity, accounting standards are applicable to सोल प्रोप्राइटर अकेला, सब मतलब मैं बोल रहा हूँ सब पे देखते जाओ कौन कौन। सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, तो पार्टनरशिप्स, पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं। सोसाइटीज, कोई सी भी सोसाइटी हो सकती है, आपका स्कूल भी हो सकता है, एक नॉर्मल सी सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटीज जो लोगों के हित के लिए काम करती हैं। ट्रस्ट, कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कहने का मतलब सारे के सारे बिजनेसेस आर have to follow these accounting standards। ठीक है, every business has to follow except these charitable organizations which are not doing any commercial, industrial and business activity। उन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाकी सबको एएस फॉलो करना है, सब पे अप्लाई होते हैं एएस। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट। डोंट वरी, सब कुछ याद नहीं करना है आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट सब कुछ याद नहीं करना है। आगे एक और ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, वो भी याद करने हैं। मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा? तो द टर्म आईएफआरएस रिफर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहली स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आईएफआरएस कौन इशू करता है बेटा? तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये इशू करता है, और ये आईएफआरएस है। वर्ल्ड वाइड जो रूल्स चलेंगे सारे सबके लिए इक्वल है। ये पूरी वर्ल्ड में आप ये बैलेंस शीट अगर आईएफआरएस फॉलो करके चल रहे हो तो सबको समझ में आ जाएगी, कोई से भी कंट्री में आप चले जाओ। नेक्स्ट, इंडीएस क्या है? तो ये आपको बताया, आप बताओ मुझे क्या है? सर, इट इज इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ आईएफआरएस। ठीक है, आईएफआरएस का इंडियनाइज्ड वर्जन है, उसको बोलते हैं आईएनडीएस। ठीक है, तो इंडीएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सिंपल सी चीज, इंडियनाइज्ड वर्जन समझते हो ना, उसको इंडिया के वर्जन में कर दिया। जैसे आप किसी भाषा को
मतलब किसी मूवी को, जैसे कल की एक मूवी है जो बनी साउथ में लेकिन आपने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो इट इज बॉलीवुड वर्जन। तो वैसे ही ये इंटरनेशनल चीज का इंडियनाइज्ड वर्जन है जो अपने इंडिया में फॉलो किया है। चलो भाई नेक्स्ट, ये चीज मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दूंगा भाई ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको फिर बताऊं अगर आप ये चीज याद कर लोगे इनफ है, फिर भी आपको पूरा पूरा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, URCC, अगर याद कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे देख लो क्या है ऑब्जेक्टिव्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर वही वर्ड आ गया फर्स्ट वाला यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म, फिर से मैं एक बार बता दूं, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है जैसे आप स्कूल जाते हो और आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना तो सारे बच्चे समझ में आ जाते हैं इसी स्कूल के, ठीक है। वैसे ही अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक रूल्स है जो पूरा का पूरा सारे के सारे बिजनेसेस इन इंडिया फॉलो करेंगे ना तो वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। सब बिजनेसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ भाई सिमिलर है, मतलब प्रॉफिट देखने में किसी भी बंदे को दिक्कत नहीं आएगी, हर कोई कैलकुलेट कर सकता है हाँ भाई इसका प्रॉफिट इतना, इसका ये निकाल भी सकता है, देख भी सकता है। यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी उनके अकाउंट्स में। To provide information to the users about the policies and policies adopted in preparation of financial statements, ये इंफॉर्मेशन देने के भी काम आते हैं, ठीक है, यूजर्स को, ताकि भाई कैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं। तीसरा, टू रिमूव इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, ध्यान से समझ लो, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं अलग अलग, हर कोई बंदा अपने हिसाब से अकाउंटिंग करता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए अगर आप रूल फॉलो करोगे तो फिर डाइवर्स अकाउंटिंग आप करोगे ही नहीं, है ना, हर कोई अलग अलग तरीके से करेगा नहीं, रूल्स फॉलो कर रहा है तो एक ही तरीका हो जाएगा। तीसरा, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दिखे। अच्छा इनसे होता क्या है, तो ये लिख लेना यार, लिखा नहीं है यहाँ पे, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस निकलता है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस निकलता है, बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस आपका निकलेगा, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपका जब आप रूल्स फॉलो करोगे तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। व्हाई इट इज ट्रू, बिकॉज यू आर फॉलोइंग कंसिस्टेंटली, मतलब यू आर फॉलोइंग द मेथड्स कंसिस्टेंटली, ट्रांसपेरेंट है आपके अकाउंट्स, कोई भी फ्रॉड नहीं किया आपने, और कंपेरेबल है एक से दूसरे बिजनेसेस में। तीसरा, टू इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाय करना इजी हो जाएगा, भरोसा करना इजी हो जाएगा क्योंकि आपने रूल बेस्ड काम किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है तो सिंपल, लेना है स्क्रीनशॉट चाहो तो एक ले लो यार, ठीक है। इतना ही याद करना काफी है भाई, 2 मार्क्स हैं लेकिन 2 मार्क्स के लिए इतना इनफ है आई थिंक, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बताया था जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो INDAS है, INDAS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो AS है वो क्या बेस्ड थे, रूल बेस्ड या प्रिंसिपल बेस्ड, बताओ। तो सर ये रूल बेस्ड थे, याद कर लो भाई ये रूल बेस्ड है। INDAS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल, जो आपने चैप्टर में पढ़े इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, ये सब ये प्रिंसिपल बेस्ड है। INDAS अगर प्रिंसिपल बेस्ड है तो मेन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं, अंडरलाइंग अजम्पशंस इन INDAS कौन से प्रिंसिपल्स है, तो भैया पहला तो गोइंग कंसर्न और दूसरा अक्रूवल, ये जो दोनों अजम्पशंस हैं ये फॉलो करता है INDAS, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ द, ये तो पता ही आपको गोइंग कंसर्न, यार आप बताओ गोइंग कंसर्न मतलब, ये तो लिमिटेड लिखा हुआ है बेटा, एप्लीकेशन मैंने अच्छी तरह उस चैप्टर में तुम्हें बताया था कि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ना, इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन वो इंपॉर्टेंट है। तुम बताओ मुझे गोइंग कंसर्न का इंप्लीकेशन क्या होता है, पढ़ लो भले, यहां पे लिखा ही नहीं हुआ है। इट इज अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट, दैट इज द एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर अ इनफाइनाइट पीरियड, ठीक है। गोइंग कंसर्न तो समझ आ गया कि भाई एक एंटिटी चालू होगी तो चलती चली जाएगी, ये अजम्पशन बता रहा है। इसकी वजह से क्या होता है यार, अगर तुम सच में आंसर नहीं दे पा रहे हो ना तो बेटा प्रिंसिपल्स का चैप्टर पढ़ा ही नहीं तुमने, सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि ये तो सिंपल है यार। मैं उस वाले वीडियो में भी आपको बहुत बार बोला कि कॉमन मिस्टेक है, वहां पे जाके देख लेना कि कॉमन मिस्टेक एक ही बच्चे करते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन याद है, उससे कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप जाओ वो वीडियो देखो यार, सारे के सारे जो भी अजम्पशंस थे प्रिंसिपल्स से उनके इंप्लीकेशन बहुत जरूरी है। चलो तो ये कौन कौन से फॉलो करता है, तो सर ये गोइंग कंसर्न फॉलो करता है, और अक्रूवल, अक्रूवल मतलब ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होगा जब इनकम तब रिकॉर्ड होगी जब वो अर्न हो गई, और एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होगा जब वो ड्यू हो गया। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस एज एंड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, मतलब जब वो अकर होंगे तब, ना कि जब कैश मिला तब,
कैश का अपन अकाउंटिंग कैश के बेसिस पे नहीं करते। जब कैश सेल हो गई तो आप लिख देंगे, एक्सपेंस हो गया तो लिख देंगे, कैश भले ही बाद में दिया हो आपने, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी लिखेंगे। यह है अक्रूवल अजम्पशन का मतलब। इंप्लीकेशन इसका भी कैसा है क्या है, जाके उस वीडियो में देखो, इंप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडीएस दो चीजों को फॉलो करता है, गोइंग कंसर्न और अक्रूवल। तीसरी चीज पे आ जाते हैं, एप्लीकेबिलिटी। ये मैंने आपको बता दिया कि किस पे एप्लीकेबल होता है। तो कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जो जिनके शेयर्स आप ट्रेड कर रहे हो, उनको फॉलो करने ही है एनडीएस, ठीक है। मतलब उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वॉलेंट्री नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी दुकान है नॉर्मल, मैं डॉली चाय वाला हूं भाई, मुझे फॉलो करना है एनडीएस, इसलिए मैंने किया, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा और मैं इंटरनेशनली भी जाके क्या बोलते हैं इसको, फंडिंग लूंगा, तो मैं एनडीएस ही फॉलो करूंगा पहले से, बड़ा सोच रख के। लेकिन वॉलेंट्री है, मतलब मेरी छोटी सी दुकान है, मैं 250 करोड़ से मेरी कम नेटवर्थ है, तो मेरी मर्जी के ऊपर है, वॉलेंट्री है। लेकिन अगर मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं या फिर मेरी नेटवर्थ जो है 250 करोड़ से ज्यादा है, तो मुझे एनडीएस फॉलो करने ही पड़ते हैं। लॉ बोलता है, कानून बोलता है कि आपको फॉलो करना है। किसको? लिस्टेड कंपनीज को, 150 करोड़ से ऊपर। अदर कंपनीज मे फॉलो एनडीएस वॉलेंट्रीली, मर्जी है उनकी कि अगर करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे मत ना करें। NDAS will also apply on the holding, subsidiary, associate and joint venture companies on which AS applies or is voluntarily adopted। अगर तीनों की बात कर रहा हूं, कोई लिस्टेड कंपनी है, 250 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, वॉलेंट्री है, तीनों में इन तीनों की अगर कोई सब्सिडरी है, इन तीनों का कोई जॉइंट वेंचर है, और इन तीनों का कौन सी कंपनीज बोली, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, मतलब सीधी सी बात बताऊं, इन तीनों कंपनीज से बनी हुई कंपनीज या एसोसिएटेड कंपनीज हैं, उनको भी फिर एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं डॉली चाय वाला है ना, मैंने फॉलो किया एनडीएस, तो अगर मैं किसी को फ्रेंचाइजी बेचता हूं तो उसको भी एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं किसी कंपनी को खरीदता हूं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा एनडीएस। मतलब मैं डॉली चाय वाला, समझो मैंने अमृतुल्य खरीद लिया, बहुत बड़ी चेन है आजकल इंडिया में चाय की, वो खरीद लिया, तो फिर अमृतुल्य को भी एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब मैं अगर एनडीएस फॉलो कर रहा हूं तो मेरे से एसोसिएटेड सारी कंपनीज भी एनडीएस को फॉलो करेंगी, ये इसका मतलब था। ठीक है, आई बात समझ में? चलो मैं थोड़ा हट रहा हूं ताकि आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले लो। ओके, NDAs under the Companies Act, so far number of NDAs issued and notified under Companies Act are 41, which is given hereunder। अब hereunder मैंने दिए नहीं है क्योंकि मतलब नहीं है इतने सारे एएस याद करने का। जब आप सीए पढ़ोगे तो एक एक एएस को डिटेल में पढ़ोगे, तो इतना जरूरी नहीं है, अभी आप बिल्कुल उन चीजों को देखो। अभी तक 41 जो है NDAs वो आ चुके हैं, ठीक है, विच आर देयर नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, बस लास्ट स्लाइड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन एएस का डिफरेंस। तो किस पे बेस्ड है? तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, और ये जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, आईएफआरएस पे बेस्ड है, इंडियनाइज्ड वर्जन है उसका, तो आईएफआरएस पे ये बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट, रूल बोर्ड नहीं बेस्ड, रूल बेस्ड है। रुको, ब्लैक का है, ब्लैक 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 जमा है, ब्लैक, चलो ब्लैक, यही होता है। चलो रूल बेस्ड, तो ये रूल बेस्ड है और ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है। फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हाँ ये वाली चीज एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, समझा देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करो, ये बोलता है फेयर वैल्यू को फॉलो करो। फेयर वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, कोई बिल्डिंग आपने ली है तो वो 10 लाख की समझो आपने ली थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता है 10 लाख पे ही दिखाओ, फेयर वैल्यू बोलता है कि आज उसकी जो वैल्यू है उस पे दिखाओ, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इंडीएस अगर आप फॉलो करोगे तो अपने सारे एसेट्स आप फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, आज की वैल्यू पे दिखाओगे, और अगर आप एएस फॉलो करोगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओगे। यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है, ताकि दो लोग कंपेयर नहीं कर पाते। पता चला किसी ने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी और वो बिल्डिंग आज सिर्फ 2 लाख की है, वो बिल्कुल झरझर हो गई, बहुत गंदा कंस्ट्रक्शन था, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो 10 लाख की दिखती रहेगी, हाँ, लेकिन फेयर वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 2 लाख की है। समझे बात को? तो फेयर वैल्यू के हिसाब से ये चीज एनडीएस इसलिए फॉलो करता है, भाई बाहर जाएगा बंदा इंडिया से तो पता चलना चाहिए उन लोगों को 2 लाख की बिल्डिंग है भाई, तो उसका फेयर वैल्यू दिखाएगा वो। ड्राफ्टेड इन टेक्निकल लैंग्वेज, ड्राफ्टेड इन सिंपल लैंग्वेज, ड्राफ्टेड इन टेक्निकल लैंग्वेज, ड्राफ्टेड इन सिंपल लैंग्वेज। एनडीएस थोड़ा सा सिंपल होता है और ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बस इतने से इसके डिफरेंस थे। अब मैंने 4, वैसे तो है 5-6 ही है, लेकिन मैंने इतने ही लिखे क्योंकि इतने ही मतलब के हैं और इतने ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, मतलब इतना ही आपने याद किया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ऑलराइट, चलो तो बस इतना ही था यार, बहुत छोटा सा चैप्टर था, 2 मार्क्स में आता है और है इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे के लिए भी इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत अच्छे से चैप्टर को करना और प्रिंसिपल्स भी जाके देख लेना। आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।